नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की रोज़ की तरह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय यूपीपी रीजनिंग क्लासिफिकेशन का मैं एक क्लास लेकर आया हूँ और यूपीपी की क्लास हमारी जो है इस समय कंटिन्यू चल रही है। और यूपीपी का जैसे नोटिफिकेशन आएगा इसको जो है और बेहतर तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे। अभी एक प्रोसेस चल रहा है कि आप लोगों की जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे कहीं ना कहीं, और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा इसकी प्रिपरेशन को हम लोग जो है और ही बेहतर और बढ़िया से थोड़ा समय बढ़ाकर आप लोगों के साथ जो है यहाँ पर जुड़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो है कि यहाँ पर जो स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को जो है हिंदी का 6.0 बैच, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का, यूजी नेट का फर्स्ट पेपर जो आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसकी कुछ डिटेल और इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अगर इन बैचों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विषम को ढूंढें। तो विषम आपको बताना है कि इनमें से विषम क्या होगा। पेट्रोल, कोयला, ज्वार भाटा और मिट्टी में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें से पेट्रोल अलग होगा, कोयला अलग होगा, ज्वार भाटा अलग होगा, मिट्टी अलग होगा। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि जो क्लासिफिकेशन के जो क्वेश्चन हैं, आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चंस यहाँ से आपसे बनते ही बनते हैं किसी भी हाल में। और यहाँ पर जो आप लोग काम नहीं करते हो और यहीं से अगर आपके आसान नॉर्मल से क्वेश्चन अगर निकल गए तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए छोटे छोटे जो चैप्टर हैं जो आपको लगता है कि इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो एग्जाम में जाने से पहले आपको उन सब चैप्टरों में काम करके जाना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हमारे साथ न रह जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि पेट्रोल, कोयला और ज्वार भाटा में क्या अलग होगा। अब देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो पेट्रोल की बात करें, कोयला की बात करें और मिट्टी की बात करें, ये सारे के सारे क्या है, पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में? पेट्रोल, कोयला और मिट्टी ये सारे के सारे किसकी श्रेणी में आते हैं? पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। अगर ज्वार भाटा की बात करें तो ज्वार भाटा एक प्राकृतिक आपदा होती है। आप लोगों को पता होगा कि ज्वार भाटा कहाँ आते हैं? समुद्र में आते हैं, है ना। तो एक प्राकृतिक घटना होती है जो पृथ्वी और चंद्रमा के सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण उत्पन्न होता है। पता है कि नहीं? जो पृथ्वी और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है उसके कारण जो है यहाँ पर आप लोगों का क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो इन सब में से जो अलग हो जाएगा, पहले का जो आंसर होगा तीसरा वाला, तो ज्वार भाटा इन सबसे अलग होगा। ठीक है, ज्वार भाटा के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में। करा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को आपको चुनकर बताना है। तो यहाँ गैराज है, विमानशाला है, नौका घाट है और उपवन है। तो बताइए इनमें से क्या अलग होगा। गैराज, विमानशाला, नौका घाट और इसके बाद उपवन में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर गैराज, विमानशाला और नौका घाट, ठीक है। तो गैराज में गाड़ियों की मरम्मत होती है, विमानशाला में जो है या तो कहीं गैराज में गाड़ियां रहती हैं, विमानशाला में विमान रहते हैं, विमानों की मरम्मत होती है, नौका घाट में जो है नावें रहती हैं, नावों की मरम्मत होती है। लेकिन उपवन इन सब में से क्या होगा? अलग। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। दूसरे का जो आंसर होगा वो चौथा वाला जाएगा। तो अगर आपने उपवन को आंसर के रूप में किया है तो दोस्तों निश्चित रूप से आपका प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो गैराज, विमानशाला और नौका घाट से साफ साफ समझ आ रहा था कि नौका घाट, जहां नौका मतलब वो ऐसा घाट जहां नौकाएं रहती हैं, जहां उनकी मरम्मत होती है, जहां पर नौकाएं रहती हैं, खड़ी रहती हैं, उनको रखा जाता है, वही नौका घाट कहलाता है, जहां ढेर सारी नावें आपको देखने को मिलेगी। गैराज में ढेर सारी गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी और इसके बाद विमानशाला में ढेर सारे आपको विमान खड़े हुए मिलेंगे। तो यह है ना, इसी प्रकार से। लेकिन उपवन इन सबसे क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, उपवन इन सबसे क्या होता है? अलग होता है। तो दूसरे का जो आंसर आएगा चौथा वाला। तो 2 के बाद आपको चलना है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि विषम विकल्प कौन सा है। इनमें से विषम विकल्प बताना है। तो बताइएगा कि इनमें से विषम विकल्प कौन सा है। इसमें से एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइएगा। बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए, अगर आपने सुना होगा जो डिफेंस के जो आपके पद होते हैं उनके पदों के नाम दिया है एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ब्रिगेडियर की बात करें, कर्नल की बात करें
और मेजर की बात करें तो ये दो तीनों पद होते हैं जो अधिकारी होते हैं, ये थल सेना से संबंधित होते हैं। कौन सी सेना से? थल सेना से संबंधित होते हैं। थल सेना के बारे में आपको पता ही होगा, जो आर्मी हमारी होती है वही थल सेना कहलाती है। ये थल सेना से संबंधित होते हैं। लेकिन जो एडमिरल का पद होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो एडमिरल का पद होता है, एडमिरल का पद किस में होता है? नौसेना में होता है। एडमिरल का पद किस में होता है? नौसेना में होता है। तो इन सब से क्या अलग हो जाएगा? एडमिरल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर अक्सर यहां से प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो ब्रिगेडियर, कर्नल और मेजर जो है थल सेना के अधिकारी होते हैं, लेकिन जो एडमिरल होता है वो नौसेना का अधिकारी होता है। नौसेना मतलब आप समझ रहे होंगे, नौसेना का मतलब जो समुद्री जो सेना होती है उसको ही को हम लोग नौसेना बोलते हैं। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो पहले वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने तीसरे का पहला वाला आंसर किया है निश्चित रूप से उन सबका प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। करा कि विषम को ढूंढना है। कोहिमा, ईटानगर, शिलांग और मिजोरम में से क्या अलग होगा, ये आपको बताना है। तो बताएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको पता होगा कि यहां पर उसी पर राजधानियां लिखी हुई हैं। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी होती है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी होती है, शिलांग मेघालय की राजधानी होती है, लेकिन मिजोरम खुद में एक राज्य है। मिजोरम की राजधानी क्या होती है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिजोरम की राजधानी क्या होती है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिजोरम की राजधानी क्या होती है? तो देखो फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और मेघालय की राजधानी कोहिमा है, अब मिलाकर शिलांग है, और इसके बाद यहाँ पर आप सबको उसी के अकॉर्डिंग लेकर चलना है। ठीक है, तो ईटानगर कहाँ की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, नागालैंड की राजधानी क्या होती है? कोहिमा, और मेघालय की राजधानी क्या होती है? शिलांग। ठीक है, तो यहाँ पर ये नागालैंड की राजधानी है, ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है और ये मेघालय की राजधानी है। तो यहाँ पर मिजोरम, और मिजोरम की जो राजधानी होती है वो होती है आइजोल। क्या होती है? आइजोल। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नीचे 4 अक्षर संख्या समूह दिए गए हैं, 4 में से कोई 3 किसी प्रकार से समान है। इन चारों समूह का विश्लेषण कर उस समूह को पहचाने जो 3 के समान नहीं है। मतलब यहाँ पर 4 में से 3 एक समानता रखते होंगे, एक अलग होगा, जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो चलो बताओ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो अगर Z से Y में आएंगे तो आपको -1 करना पड़ेगा, और M से अगर L में आएंगे आप, अगर M से आप L में आएंगे, यहाँ पर फिर से बनाते हैं, अगर Z से आप Y में आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा, और M से L में आएंगे तब भी आपको -1 करना पड़ेगा। R से अगर Q में आते हैं तो -1 करना पड़ेगा, E से D में आते हैं तो -1 करना पड़ेगा, ए से अगर बी में आते हैं तो यहाँ +1 करना पड़ेगा, एन से ओ में आते हैं तो -1। अंतर देखो उत्पन्न हो गया, सम में -1 था लेकिन यहाँ +1 हो गया। अगर बी से यू में आते हैं तो -1 करना पड़ेगा, अगर आई से एच में आते हैं तो -1 करना पड़ेगा। तो इसमें से जो विषम हो गया, जो अलग हो गया, वो 5वें का जो आंसर के रूप में जाएगा तीसरा वाला सी वाला। और जिन बच्चों ने 5वें का तीसरा वाला सी वाला आंसर बताया है निश्चित रूप से उन बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि 5वें का आप लोगों ने तीसरा वाला यहाँ पर बढ़िया से कर लिया होगा। तो 5 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ने से पहले कुछ डिटेल है यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं कि अपनी हिंदी, वीडियो की किताब, पेट की किताब, RO और लेखपाल की किताब फ्री डिलीवरी के साथ में जो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर इसका जो डिलीवरी चार्ज है वो स्टडी 91 ने छोड़ रखा है, और यहाँ पर जो वीडियो की किताब है 199 रुपए में, और इस समय यहाँ पर वीडियो किताब के साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि वीडियो की डेट आ चुकी है 18 से 19 जून। क्या आ चुकी है? 18 से 19 जून यहाँ पर वीडियो की डेट आ चुकी है। तभी आपके पास उतना समय नहीं है। तो अगर आप लोग 18 से 19 जून की अगर बात करें तो यहाँ पर आप जो है वीडियो किताब अभी आप लोग जो है आपको फायदा कर सकती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अन्य तीनों से भिन्न विकल्प बताएं। इसमें आपको बताना है कि अन्य तीनों से भिन्न विकल्प क्या होगा। तो भिन्न की बात कर रहा है तो 23, 17, 13 और 15 में से क्या अलग होगा ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इनमें से क्या अलग होगा। छोटा सा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है कि 23, 17, 13 और 15 में से क्या अलग होगा, क्या विषम होगा, क्या भिन्न होगा, ये आपको यहाँ पर निकाल के बताना है।
तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो 23 की बात करें तो 23 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 15 3 से डिवाइडेड है, 5 से डिवाइडेड है, देख पा रहे हैं कि नहीं। लेकिन 23, 17 और 23 ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब अभाज्य संख्या है तो कहीं ना कहीं तीनों आपस में एक रिलेशन रखती हैं, संबंध रखती हैं, और यहाँ पर जो छठवें का चौथा वाला आंसर होगा इन सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ नॉर्मल मिलते हैं और कुछ आपको डिफिकल्ट मिलते हैं, ये पेपर का लेवल भी ऐसा ही होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहां पर कह रहा है कि इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेमेल खोजना है। कह रहा है मोजार्ट, बाख, सोक्रेट्स और बीथोवेन। अगर इनका मतलब आपको नहीं पता कि ये शब्द क्या है, और मुझे पता है कि 99% और 99% बच्चों को होगा कि इन शब्दों का मतलब नहीं पता होगा, और अगर जिन बच्चों को पता होगा वो प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। तो चलो सोच लो आप लोग कि मोजार्ट, बाख, सीक्रेट्स और बीथोवेन में से क्या अलग हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पर मोजार्ट की बात करें, सीक्रेट्स की बात करें और बीथोवेन की बात करें, ये कहीं ना कहीं जो है संगीत के क्षेत्र से संबंधित होती है। लेकिन बाख एक फिल्म है, बाख एक फिल्म का नाम है। मोजार्ट की बात करें, मोजार्ट, सीक्रेट्स और बीथोवेन की बात करें तो यहां पर आप सबको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से, जैसे सीक्रेट्स की बात करें तो सीक्रेट्स एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री हैं। बीथोवेन एक क्या है, बीथोवेन एक संगीतकार हैं। बीथोवेन क्या है, एक संगीतकार हैं। और यहाँ पर और इसकी बात करें, मोजार्ट की बात करें तो मोजार्ट एक क्या है, लेखक है। मोजार्ट एक क्या है, लेखक है। तो यहाँ पर ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे, लेकिन बाख इन सबसे अलग हो जाएगा। बाख इन सबसे क्या होगा, अलग। बाख क्या है, एक पिक्चर का नाम है, मूवी का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो आंसर होगा सेकेंड वाला। और बताओ अगर इन शब्दों का मतलब हमको नहीं पता तो प्रश्नों को कैसे कर पाएंगे, कर पाएंगे, संभव नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो सेकंड वाले में जाएगा। तो मोजार्ट, सीक्रेट्स और बीथोवेन ये आपस में समानता रखेंगे। तो 7 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये तो कर लोगे आप लोग। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द सुनिएगा। मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, एसएमएस और पत्र, इनमें से क्या अलग होगा ये आपको बताना है। तो मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, एसएमएस और पत्र में से क्या अलग होगा ये आपको बताना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। दोस्तों मनी ऑर्डर की बात करें, स्पीड पोस्ट की बात करें और पत्र की बात करें, ये तीनों की तीनों किससे संबंधित है, डाकघर से संबंधित है। लेकिन एसएमएस का डाकघर से कोई रिलेशन नहीं होता है। एसएमएस का डाकघर से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा, क्योंकि मनी ऑर्डर के लिए आपको डाकघर की आवश्यकता पड़ेगी, स्पीड पोस्ट करने के लिए आपको डाकघर जाना पड़ेगा, पत्र भेजने के लिए तब भी आपको डाकघर जाना पड़ेगा। लेकिन एसएमएस एक जो है आपकी डिजिटल युक्ति है, इसमें से आपको जो है कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको उसके लिए एक मोबाइल की आवश्यकता है जो आप सब लोगों के पास इस समय अवेलेबल होता है। तो चलिए 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हम सबसे क्या पूछ रहा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, सोनाटा और कीबोर्ड में से क्या अलग होगा। माउथ ऑर्गन, माउथ ऑर्गन का नाम सुना होगा। माउथ ऑर्गन एक क्या वाद्य यंत्र होता है, इलेक्ट्रॉनिक गिटार एक वाद्य यंत्र होता है, सोनाटा और कीबोर्ड आपको जानना है कि सोनाटा और कीबोर्ड का मतलब क्या होता है। बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए इसका सही आंसर जो आप लोगों का होगा, अब तक आंसर आप लोगों को मिल चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। तो यहां पर इस प्रकार से आप लोगों को जो है चलना है। तो देखो माउथ ऑर्गन हो गया और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गिटार हो गया और सोनाटा हो गया, ये तीनों के तीनों संगीत क्षेत्र से, ध्वनि से संबंधित है। ये क्या है, वाद्य यंत्र है। माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार और सोनाटा ये सब क्या है, वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। लेकिन कीबोर्ड के मतलब आप जानते हैं कि कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है, कीबोर्ड का। कीबोर्ड इन सबसे क्या हो जाएगा, अलग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा चौथा वाला। एक मोटा मोटा आइडिया भी आप लोग लगा सकते थे। माउथ ऑर्गन और इलेक्ट्रॉनिक गिटार तो आपको पता ही है क्या होता है। सोनाटा में दिक्कत थी, यहाँ कीबोर्ड रखा था, तो कीबोर्ड के बारे में पता है कि जब भाई ये माउथ ऑर्गन और गिटार ये सब क्या है, वाद्य यंत्र हैं, तो इसका मतलब कीबोर्ड तो वाद्य यंत्र किसी भी रूप में नहीं होगा, इसमें कंफर्म है। तो आप सोनाटा के बारे में नहीं जानते तो इसका मतलब वो भी एक क्या होगा, वाद्य यंत्र ही होगा। तो यहां से आप ऑप्शन हिट कराकर भी प्रश्नों के आंसर दे सकते थे, है ना। तो ऑप्शन जब कोई चीज ना समझ में आए तो फिर उसमें ऑप्शन को हिट कराया करिए और कहीं ना कहीं आपको जो है एक नजदीक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। फिर वहां से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इनमें से किसको अलग किया जाए।
तो 9 के बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनना है, तो इसमें से क्या विषम होगा, क्या अलग होगा, वो आपको ध्यान से पढ़ के बताना है। क्या लिखा हुआ है? लीव लिखा हुआ है, स्टीमर लिखा हुआ है, करेज लिखा हुआ है और मिशेल्स लिखा हुआ है। इनमें से क्या अलग होगा ये आपको बताना है। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइएगा इसका प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो यहां पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहां पर बिल्कुल साधारण सा दिमाग लगाना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो लीव की बात करें तो लीव में 1 और 2 और 3 स्वर आया है। स्टीमर की बात करें तो 1, 2 और 3 स्वर आया है। और यहाँ पर मिशेल्स की बात करें तो 1, 2 और 3 स्वर आया है। और यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 स्वर आ गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अलग। तो 10वें का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला। क्यों? क्योंकि इसमें 3 स्वर हैं और इसके बाद इसमें भी 3 स्वर हैं और इसमें भी 3 स्वर हैं, लेकिन इसमें कितने स्वर हैं? 4 स्वर हैं। तो वावेल की संख्या आपको चेक करनी थी, तो 10 का जो आंसर होगा वो तीसरे वाले में जाएगा। तीसरे वाले में करेजियस में। क्यों? क्योंकि करेजियस में 4 वावेल की संख्या दी हुई है और बाकी सब में कितने वावेल हैं? 3 वावेल हैं, इसलिए इन सब से क्या होगा? तीनों आपस में समानता रखेंगे और ऑप्शन नंबर तीसरा इन सब से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला हो जाएगा। आइए 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में चलने से पहले यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टडी 91 के द्वारा यूपी टेट की उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो बुक है वो लॉन्च हो गई है, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। और जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड की गई बुक को, ये आगामी एग्जामों को देखते हुए बिल्कुल अपडेटेड बुक है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% लाभदायक होगी। और अगर आपके पास हैं चीजें नहीं है तो आप इस बुक के साथ जुड़िए, पढ़िए और फिर बताइए इसका फीडबैक कि क्या वाकई में आपके लिए लाभदायक रही कि नहीं रही। अब यहां पर देखें तो हिंदी का जो इंडिविजुअल बैच है जो नितिन सर के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, 2023 का स्पेशल बैच। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनकर बताना है। कि यहां पर जो आपको विषम होगा, छिपाना, प्रकट करना, ढकना या गुप्त रखना, तो ये तो आपके लिए आसान होगा और मुझे उम्मीद है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रश्न में प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। तो चलो बता दें इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों छिपाना, ढकना और गुप्त रखना ये कहीं ना कहीं किसी वस्तु को जो है गुप्त रखने से संबंधित है, छिपाने से संबंधित है। लेकिन प्रकट करना, किसी चीज को छिपा लेना और प्रकट करना इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 11 का वो सेकंड वाले में जाएगा। और अगर आपने 11 का सेकंड वाला आंसर किया है तो दोस्तों निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में, और देखते हैं कि 12 में हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। करा कि उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। हल्का का संबंध जो भारी से है, हल्का और भारी एक प्रकार का क्या है? अपोजिट है। छोटा और लंबा एक दूसरे का अपोजिट है। कठोर और कोमल एक दूसरे का अपोजिट है। लेकिन इसका अपराध और आरोप दोनों समानार्थी शब्द हैं। अपराध और आरोप एक दूसरे के क्या है? समानार्थी शब्द है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। क्यों? क्योंकि हल्का और भारी एक दूसरे के विपरीत मतलब विलोम शब्द है। छोटा का लंबा विलोम होता है, कठोर का कोमल विलोम होता है, लेकिन अपराध और आरोप दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मतलब ये क्या कहेंगे? समानार्थी शब्द की श्रेणी में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आइएगा। कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। पेट्रोल, कार, विद्युत, टेलीविजन, स्याही, पेन, धूल और झाड़ू। बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर। देखो, कार को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है और टेलीविजन को चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, पेन को चलाने के लिए स्याही की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन धूल को चलाने के लिए झाड़ू की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धूल तो धूल है, झाड़ू से साफ किया जाता है, वो अलग बात हो गई है ना, उसमें क्या हो गई? अलग बात हो गई। तो 13 का जो आंसर होगा वो कौन सा जाएगा? चौथा वाला। 13 का चौथा वाला। तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेना है आपको कि हर प्रश्न में आप समय ले लें। जो शब्द आपके लिए प्रॉब्लम कर रहे हो तो वहां समय लीजिए। अगर प्रश्न की वैल्यू है तो आप समय लीजिए, और अगर प्रश्न की वैल्यू नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो उसमें समय क्यों लेना भाई? अगर हर प्रश्न में हम समय लेंगे तो फिर आगे हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस सब चीजों का ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित 4 में से 3 एक दृष्टि से समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह से पृथक है? पोलो, शतरंज, लूडो और स्क्वैश। बताओ, ये सब गेम्स के नाम है। पोलो भी जानते हैं, शतरंज भी जानते हैं, लूडो भी जानते हैं, स्क्वैश भी जानते हैं। तो बताइए इनमें से क्या अलग हो जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बताओ भैया क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर।
तो दोस्तों यहाँ पर शतरंज की बात करें तो शतरंज इंडोर गेम है, लूडो इंडोर गेम है, स्क्वैश इंडोर गेम है, लेकिन पोलो एक आउटडोर गेम होता है। आउटडोर का मतलब होता है कि पोलो को खेलने के लिए एक ग्राउंड की आवश्यकता पड़ती है, जैसे क्रिकेट एक आउटडोर गेम है, बात को समझिएगा। लेकिन शतरंज को इंडोर मतलब किसी घर में कमरे में बैठकर खेला जाता है। लूडो भी आप किसी घर में कमरे में बैठ के खेलते ही हो आप लोग, है ना, कि लूडो खेलने के लिए कि आप जाते हो क्या कि चलो ग्राउंड में चलते हैं लूडो खेलेंगे, ऐसा होता है क्या? लूडो जहां मर्जी करे वहीं बैठ के खेल लिया। इसी प्रकार शतरंज जहां मर्जी करे वहीं बैठ के खेल लिया। इसी प्रकार से स्क्वैश जहां मर्जी करे वहीं बैठ के खेल लिया। लेकिन पोलो को खेलने के लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्रिकेट को खेलने के लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, हॉकी खेलने के लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, फुटबॉल खेलने के लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? आउटडोर गेम्स की श्रेणी में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो पहले वाले में जाएगा। अभी बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को जिसको करना था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। इसको आप पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। करा कि निम्नलिखित चार में से तीन एक दृष्टि से समान है अतः उनका एक समूह बनता है, तो निम्नलिखित में से कौन उस समूह से पृथक है? 1995, 1998, 1991 और 1996 में से क्या अलग हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो 1995 एक जनरल ईयर है, 1998 एक जनरल ईयर है, 1991 एक जनरल ईयर है, लेकिन 1996 क्या है? एक लीप ईयर है। तो इसलिए इसे क्या हो जाएगा? अलग, क्योंकि साधारण वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं और लीप वर्ष वे वर्ष होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो 1996 4 से क्या है? डिवाइडेड है। 1996 4 से डिवाइडेड है, इसलिए लीप ईयर की श्रेणी में जाएगा। और बाकी सब किसकी श्रेणी में जाएंगे? जनरल ईयर की कैटेगरी में जाएंगे। तो जनरल ईयर है तो समानता रखेंगे, लीप ईयर है समानता नहीं रखेगा, इन सबसे अलग होगा। तो 15 का जो आंसर आएगा तो वो कौन से जाएगा? चौथे वाले में जाएगा। आइए चलते हैं 15 के बाद 16 में। तो यहां आप सब देख सकते हैं कि हिंदी का जो इंडिविजुअल बैच आपको प्रारंभ किया गया है 999 रुपए में, उसकी यहां पर डिटेल थी। अगर आप स्पेशल हिंदी के इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित चार में से तीन एक दृष्टि से समान है अतः उनका एक समूह बनता है, तो निम्नलिखित में से कौन उस समूह से पृथक है? पृथक है मतलब अलग है। तो 2690, 1754, 6443 और 7324 में से क्या अलग है, ये आपको बताना है। तो बताओ भैया इनमें से क्या अलग हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो ये भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है और अगर आप लोग थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से इस प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। एक बार सोचेंगे नहीं मिले, दोबारा सोचा नहीं मिला। अगर एक बार दो बार में नहीं मिलता तो तिबारा आप मत सोचिएगा, तिबारा के लिए आप उसको छोड़कर आगे बढ़िए, क्योंकि आपको फिर समय ज्यादा लगा सकता है और इसके बाद जब लास्ट में समय बचे तो फिर उस पर आप समय दीजिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन के पीछे आप परेशान हो जाओ और आगे के आते हुए क्वेश्चन आपके छूट जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, अगर 2 को 6 को और 9 को और 0 को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 6 15 और 2 17, तो इनका योगफल कितना आएगा? 17। 1 को 7 को 5 को और 4 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 7 16 और 1 कितना आएगा? 17। इसके बाद हम 6 को 4 को और 3 को अगर जोड़ते हैं तो 6 4 10 4 14 और 3 17, इसका भी आएगा। अगर 7 को 3 को 2 को और 4 को जोड़ते हैं तो 7 3 10 और 10 2 12 और 4 16, इसका योगफल 16 ही है, बाकी सबका योगफल 17 है। तो कौन सा अलग हो गया? चौथा वाला। तो 16 का जो आंसर होगा वो चौथा वाला होगा। 16 का क्या होगा? चौथा वाला होगा। आइए 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नीचे दिए गए चार शब्दों में से तीन आपस में किसी न किसी रूप में समान हैं तथा एक शब्द भिन्न है, तो भिन्न शब्द को आपको चुनकर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को आपको बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न होगा, कौन सा अलग होगा। तो यहां पर मीटर, एकड़, फरलांग और मील आपको बताना है कि इनमें से क्या अलग होगा। बताइए मीटर, एकड़, फरलांग और मील में से क्या अलग होगा। तो चलो बताओ भैया क्या आएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर मीटर हो गया, फरलांग हो गया और मील हो गया, ये सब किसके मात्रक होते हैं? लंबाई के। ये सब किसके मात्रक होते हैं? लंबाई के। तो मीटर, फरलांग और मील ये सब किसके मात्रक हैं? ये सब दोस्तों लंबाई के मात्रक है। लेकिन जो एकड़ होता है वो क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो ये सब में क्या अलग हो गया? सेकेंड वाला। तो 17 का जो आंसर आएगा वो सेकेंड वाले में जाएगा। अब आप लोग सोच लीजिए कि आप लोगों ने सही किया है कि गलत। तो मीटर, फरलांग और मील, एकड़ तो साफ साफ समझ में आ रहा था कि इन सबसे अलग है, क्योंकि एकड़ क्षेत्रफल को बताता है। इतने एकड़ जमीन है बोला जाता है ना, तो क्षेत्रफल को बताता है, इसलिए वो किसका मात्रक है? क्षेत्रफल का मात्रक है। 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 आपस में किसी न किसी रूप में समान है तथा एक शब्द भिन्न है, तो भिन्न शब्द को आपको चुनकर बताना है। टॉलस्टॉय, टैगोर, गालिब और कीट्स। बताओ, टॉलस्टॉय का नाम सुना होगा, टैगोर का नाम सुना होगा, मिर्जा गालिब का नाम सुना होगा, कीट्स का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों को पता नहीं। बताइएगा कि इनमें से क्या अलग हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर टॉलस्टॉय, टैगोर और कीट्स ये क्या है? ये साहित्यकार हैं। ये क्या है? ये साहित्यकार हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि साहित्यकार हैं। तो टॉलस्टॉय भी, टैगोर भी और कीट्स भी ये क्या है? ये साहित्यकार हैं। लेकिन मिर्जा गालिब के बारे में आप लोग सब सुनते हैं कि क्या थे? उर्दू शायर थे। क्या थे? उर्दू शायर थे मिर्जा गालिब। तो ये सबसे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो मिर्जा गालिब एक प्रकार से क्या थे? उर्दू शायर थे और बाकी सभी के सभी क्या है? साहित्यकार हैं। टॉलस्टॉय, टैगोर और कीट्स साहित्यकार हैं और मिर्जा गालिब क्या थे? एक उर्दू शायर थे। तो इनमें से क्या अलग होगा? 18 का तीसरा वाला अलग होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इनमें से आपको बताना है कि मार्च, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में से क्या अलग हो जाएगा। ये तो भैया छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें तो किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, अगस्त 31 का होता है, दिसंबर 31 का होता है। तो अलग क्या हो गया? अप्रैल अलग हो गया, क्योंकि मार्च 31 ये 30 का महीना है। तो इन सब में क्या हो गया? 19 का सेकेंड वाला, 19 का सेकेंड वाला। आइए बढ़ते हैं 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह का अनुक्रम सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 7 2 9, 9 2 11, 13 2 15, 15 2 17, 19 और 3 22 और 22 और 2 24। सब में +2 है लेकिन यहाँ +3 हो गया। तो 20 का जो आंसर होगा वो चौथे वाले में जाएगा। 20 का किस में जाएगा? चौथे वाले में जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टडी 91 के द्वारा जो पीडीएफ के रूप में आप लोगों को ई बुक्स प्रोवाइड किया गया है, ये बहुत ही शानदार ई बुक्स हैं। और अगर आपने ये नोट्स के रूप में आपको मिलेगा, अगर आपने खुद की नोट्स बना रखी है तो फिर आपको कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाई है तो ये जो स्टडी 91 का हाथ से लिखे जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया है आपके लाभदायक होंगे। तो चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज हम लोगों ने जो है 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला को समाप्त किया है, क्योंकि चैप्टर छोटा था और इसमें जल्दी सॉल्यूशन निकलता है, इसलिए हमने आज क्वेश्चन की संख्या को 5 इंक्रीज किया था, है ना। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से दोपहर वाली क्लास में और वहां पर आप लोगों से रूबरू होंगे और आगे जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सभी को, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।